हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर आपके इस बार 10 मार्च 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें बताए गए जितने भी आपके भूगोल के क्वेश्चंस हैं वो सभी पेपर में आपके 10 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप लोगों का 10 मार्च का पेपर है स्टूडेंट भूगोल का, और उसके लिए आपको ये सभी प्रश्न को तैयार करना पड़ेगा जो इस पेपर में दिया हुआ है। वो चाहे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, बहुविकल्पीय हो या लघु हो, सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना पड़ेगा। और इस पेपर में सारे प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है। तो ये पेपर को मैं पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूँ, यानी पूरा सॉल्यूशन के साथ रहेगा पेपर, जो आपके इस बार पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, रोल नंबर यानी अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा। आप लोगों का पेपर कोड है, ये पेपर कोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पेपर के लिए। 810 आरबी पेपर कोड है भूगोल का, ये देखिए, ठीक है। पूर्णांक आप लोगों का भूगोल जियोग्राफी का जो होता है स्टूडेंट, वो 70 नंबर का होता है, क्योंकि 30 नंबर जो होता है वो स्कूल की तरफ से आपको दिया जाएगा। समय यही सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए निर्धारित होता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, और ये जो पेपर है इसको 15 मिनट अच्छे से पढ़ने के लिए। निर्देश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग निर्देश जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उसके दूसरे पॉइंट में देखिए कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग कितने 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि करना है, ठीक है। तो ये पेपर है आप लोगों का स्टूडेंट। निर्देश आप लोग पेपर में, जब भी आपका एग्जाम है यानी 10 मार्च को, तो एक बार पेपर को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आप लोगों ने निर्देश में ही देख लिया। 8 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भूगोल में होते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। तो जनसंख्या की अधिकतम जो वृद्धि दर पाई जाती है स्टूडेंट, कहाँ पर पाई जाती है? क्या एशिया में, या अफ्रीका में, या यूरोप में, या उत्तरी अमेरिका में? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है, ठीक है। लगभग मैं बात करूँ तो 2.7% दर से बढ़ती है ये जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो इनमें से भैया मानव विकास की जो अवधारणा है ये किस विद्वान की देन है? वो है आपका डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ठीक है। इन्होंने 1990 में, ठीक है, इस अवधारणा की यानी प्रतिपादन किया था, या देन इसका एक प्रकार से अवधारणा किया था, ठीक है। 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, जो कि कौन है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इन चारों में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है ये आपको बताना है। तो तीसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, खनन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, तो वहाँ पर कृषि दिखा रहा था। अब आपके हिसाब से, जो कि बुक के हिसाब से देखा जाए, तो खनन राइट आंसर है, या जो गूगल दिखा रहा है वो राइट आंसर है? कमेंट में जरूर बता दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो पूरा पेपर है आपका सेम टू सेम इसी तरीके से 10 मार्च को पेपर आएगा, ठीक है। 100% ऐसे ही पेपर आपका आने वाला है। पेपर में जो क्वेश्चन होगा ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर, यहाँ पर देखिए, कौन सा नगर पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो ये आपको बताना, क्या मास्को हो जाएगा, मास्को, चीता, टोमस्क, या ओमस्क? तो इनमें से चौथे का जो राइट आंसर डी हो जाएगा स्टूडेंट, टोमस्क हो जाएगा, जो कि कहाँ? रूस का एक शहर है ये भैया। टोमस्क जो है ये रूस का एक शहर है, जो कि यहाँ पे देखिए पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नगरीय यानी संकुल 2011 के अनुसार जो है नगरीय संकुल है 2011 के अनुसार? तो पांचवें का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, वृहत मुंबई, ठीक है, जो कि 2011 के अनुसार सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
6 नंबर कि निम्न में से क्या है, निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इन चारों में मैं बात करूं तो भू उपयोग संवर्ग नहीं है तो वो आपका सीमांत की भूमि हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि 6 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके शुरू में ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया गया, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पूरा पेपर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसी तरीके से आप लोगों को कॉपी में भी आंसर लिखना रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है, तो इन चारों में से भैया बताना है। तो मैं बात करूं तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग के लिए भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है। 8वां क्वेश्चन देखिए जो भूगोल का आखिरी क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी कौन सा वो बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्या पारदीप हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा, या विशाखापट्टनम, या मार्मोगांव। तो इनमें से डी वाला हो जाएगा, मार्मोगांव हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है भैया, गोवा का है, जो कि एक गहरा बंदरगाह के रूप में आता है। ठीक है, गोवा का। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा गोवा का बंदरगाह नहीं, सबसे ज़्यादा गहरा नहीं है, सबसे ज़्यादा गहरा जो मैं बात करूँ तो अपना जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसका सबसे अधिक गहरा बंदरगाह। अब उस आप लोग कमेंट में बताइए स्टूडेंट कि जो श्रीलंका में बंदरगाह है सबसे गहरा वाला, उसका नाम क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या कोलंबिया बंदरगाह नाम है उसका, कमेंट में जरूर बताइए क्या मैं सही हूँ। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चन था स्टूडेंट जो मैंने बता दिया बहुविकल्पीय का। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल ये भी 8 प्रश्न होते हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। तो इसका भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, हल करके बताऊंगा, इसका आंसर दूंगा। देखिए, और आप लोग वीडियो को एक एक यानी पॉइंट को समझिए, रोक सकते हैं और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी व्यापार की 2 नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 नंबर दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, तथा दूसरा है विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन। ये भारत की व्यापार की 2 नवीन, यहाँ पर देखिए 2 नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी में भी लिख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर हमें यहाँ पर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से, जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसका उत्तर देखिए कि वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे अम्ल वर्षा, नगरीय धूम, कुहरा, हरित गृह प्रभाव तथा ओजोन गैस का ह्रास होता है। कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस, यहाँ पर देखिए ब्रोंकाइटिस आदि जानलेवा बीमारियां वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। तो इसका भी आंसर दे दिया मैंने। 11 नंबर देखिए कि मानव भूगोल, ये देखिए मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताइए। ठीक है, 2 नंबर का है उत्तर देखिए, मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों के नाम निम्नवत हैं। सबसे पहला है प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है संसाधन भूगोल, और 6 नंबर है राजनीतिक भूगोल, और 7वां है आदिवासी भूगोल, तथा 8वां है पर्यटन भूगोल। अब मान लीजिए स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय में, तो इसका आंसर आपको थोड़ा थोड़ा लिखता होता, जिसकी पर्यटन भूगोल क्या होता है, आदिवासी भूगोल क्या होता है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, संसाधन, सांस्कृतिक, जनसंख्या भूगोल, ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको परिभाषा इसका देना होता। ठीक है, हालांकि ये अति लघु उत्तरीय में होगा, तो इसका आंसर आप लोगों ने इस तरह से दे दिया है, 2 नंबर दे दिएगा एग्जामिनर। 12 नंबर देखिए कि विश्व के अधिक जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम लिखें। ठीक है, 2 नंबर दिया जाएगा। तो बात करूं तो सबसे पहले पर आपका चीन, जो कि विश्व में सबसे अधिक चोटी पर विद्यमान है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा भारत, तीसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और आपका चौथा इंडोनेशिया। ये पूरी दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। पहले नंबर पर आपका चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया। इतना आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था। ठीक है, 2 नंबर दिया जाएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित्य सेन ने किया था स्टूडेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बहुविकल्पीय में भी इसका आंसर दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका तीसरा चैप्टर है मानव विकास, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए, विश्व में चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देशों का नाम बताइए। इसका उत्तर है भारत और इंडोनेशिया, जो कि विश्व में चाय का उत्पादन देशों का नाम है। भारत में तो असम में शायद चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कमेंट में बताइएगा। 15 नंबर है, औद्योगिक दृष्टि से विकसित विकास के 4 देशों का नाम लिखिए। ठीक है, 2 नंबर है। इसका उत्तर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस तथा चौथा है चीन। ये 4 ऐसे देश हैं जो कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के देश हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है तो इसको आप लोग कॉपी में लिखकर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं बताइए। उत्तर के लिए भैया 2 नंबर दिया जाएगा और 8 का 16 नंबर आपको किसमें मिल जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसका उत्तर है आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातिता, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, संरचना आदि भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट जो आपका ये सब क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन ये भी पूछे गए थे, तो इसको भी मैंने इसका आंसर भी दे दिया है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल ये भी 6 क्वेश्चन होता है, सभी सब्जेक्ट के लघु उत्तरीय प्रश्न के अकॉर्डिंग। फ़र्क इतना होता है कि इसमें आपको 4 नंबर दिया जाएगा, बाकियों में 6 या 5 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 4 नंबर दिया जाएगा भूगोल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक है, तो भैया सभी क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके नंबरों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिया होगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गुच्छित बस्तियों का परिभाषित कीजिए तथा भारत के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां गुच्छित बस्तियां अधिक पाई जाती हैं। ठीक है भैया, 4 नंबर दिया जाएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। गुच्छित बस्तियां इन बस्तियों का संघन बस्ती या संकेंद्रित बस्ती या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियां होती हैं, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए एक यहाँ पर देखिए संस्थित पर बसे या विस्तारित होते हैं। इनमें घरों की 2 कतारों को संकरी तथा यहाँ पर देखिए शंकरी, तंग तथा टेढ़ी मेढ़िया गलियां अलग करती हैं। प्रायः इन बस्तियां का एक अभिन्यास अथवा ज्यामितीय आकार जैसे रेखिक, आयताकार, आर्य इत्यादि होते हैं। इस तरह की बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, यहाँ पे देखिए शिवालिक की घाटियां और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कभी कभी यहाँ पे देखिए कभी कभी लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहित गाँवों में एक साथ सामूहिक रूप से रहते हैं। ठीक है, तो ये भैया आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुच्छित बस्तियों का परिभाषित कीजिए। नहीं, इसमें क्या होता है भैया, मकान जो है आसपास सटे होते हैं, गलियाँ होती है छोटी छोटी गलियाँ। जैसे शहर में बात करूँ स्टूडेंट तो दिल्ली में छोटी छोटी गलियाँ, फिर उसके बाद में और भी शायद बहुत सारे जो है एक प्रकार से राज्य स्टेट में अलग अलग गलियाँ होती, तो इसको गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल पर एक लेख या निबंध लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए भारत में चाय के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादन करता है। 2017 ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इससे शरद अर्थात रवि ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% यहाँ पे देखिए 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तथा केंद्रित है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का, यहाँ पे देखिए ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण ये सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य भारत के मालवा, यहाँ पे देखिए मालवा के पठारी क्षेत्र में ये वर्षा पर निर्भर फसल है।
ठीक है। यानी ज़्यादा इसमें जो गेहूं की मैं बात करूँ, जो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर गेहूं जो बोया जाता है तो उसमें क्या है 2 से 3 पानी, यानी मिनिमम 2 पानी दे देंगे तो जो गेहूं वो उपज जाएगी। यानी उसमें खाद बीज ये वगैरह सारी चीज़ें देनी होती है, लेकिन 2 पानी में क्या है गेहूँ हो जाता है। हालांकि चावल इसका अपोजिट होता है, चावल में हमें लमसम में 5 6 7 पानियाँ देनी होती है तब जाकर चावल का उत्पादन होता है। उसमें क्या है वर्षा भी एक प्रकार से वर्षा भी होती रहती है तब चावल का उत्पादन होता है। लेकिन गेहूं का है आप 2 पानी में इस गेहूं को जो उपजाऊ बना सकते हैं, उसको एक प्रकार से गेहूं को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है भारत की व्यापार समृद्धि की गौरव गौरव कथाएं। यहाँ पे देखिए गौरव गौरव 2 बार आ गई है। कथाएं अब इतिहास का विषय बनकर रह गई है। यद्यपि यहाँ संसार की एक पॉइंट यहाँ पे देखिए 1% 6 यानी 1/6 जनसंख्या निवास करती है, किंतु विश्व व्यापार में भारत का नगण्य, यहाँ पे देखिए नगण्य का सा स्थान। भारत की विदेशी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला है समुद्री व्यापार की प्रधानता। भारत का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य पूर्व एवं मध्य एशिया के अधिकांश देश निर्धन है तथा उनके साथ मिलने वाली अधिकांश सीमाएं पर्वतीय हैं। ठीक है। दूसरा है भारत को निर्यात करने वाले प्रमुख देश ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, जापान, जर्मनी व रूस आदि। निर्यात यानी भैया सामान देने वाले, आयात, ठीक है, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तीसरा है भारत के प्रमुख ग्राहक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान व रूस मुख्य है। भारत का लगभग 50% निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका, रूस व जापान का होता है, जापान को होता है। शेष अधिक यहाँ पे देखिए शेष अधिकांश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, श्रीलंका, म्यांमार तथा अरब गणराज्य को होता है। तो जो भैया क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 19 नंबर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वीडियो रोक कर भी समझ सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानव यहाँ पर देखिए मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध केंद्र बिंदु स्थान से है, जिसमें कहाँ वे क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन, ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है। उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन हमारा शायद बचता है, नहीं आखिरी नहीं, इसके बाद में हमारा एक और क्वेश्चन बचेगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख करना है, 4 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, मानव विकास से संबंधित 4 महत्वपूर्ण उपागम जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम तथा क्षमता उपागम, इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से, यानी जो आपके चारों जो उपागम है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिभाषा इसका दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला है आय उपागम। ये उपागम ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। दूसरा जो स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है
कल्याण उपागम। ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी यहाँ पर देखिए विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्ययों का तर्क देता है। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। उसके बाद में देखिए लास्ट वाला है क्षमता उपागम। इसमें क्या होता है कि इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, तो जो हमारा भैया क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए, तो 4 उपागमों के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। एक हमारा सीरीज स्टूडेंट चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। वो सीरीज चल रहा है कि मैं पूरा पेपर आप लोगों का लाइव यानी कॉपी में लिख कर पूरा सॉल्व कराता हूँ। यानी पेपर कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना रहता है, कॉपी को कैसे लिखना होता है उस सब्जेक्ट का, तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने समाज शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र और हिंदी का मैंने वीडियो बना दिया। अगला टॉपिक जो हमारा होगा ये भूगोल के ही ऊपर होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, एक ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट। सपोर्ट बनाए रखिए, मेहनत में बहुत करता हूँ। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों में अंतर बताइए। 4 नंबर इसमें भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कुटीर उद्योग यानी सबसे पहला अधिकांश कार्य हस्तकार्य स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य करते हैं। दूसरा है अधिकांश उत्पादन घर में ही प्रयोग किया जाता है और बहुत कम उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। तीसरा है कच्चा माल स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाता है। चौथा है उत्पाद स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। तो यानी कुटीर उद्योग क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया है। अब लघु उद्योग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। दूसरा है सभी उत्पादित वस्तुओं बाजार में बेची जाती है। तीसरा है स्थानीय बाजार में कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित स्थानों से मंगवाया जाता है। और चौथा है उत्पाद स्थानीय बाजार के साथ साथ दूरस्थ बाजार में भी बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में जमीन आसमान का फर्क है स्टूडेंट। लघु उद्योग जैसे कि भैया घर से रिलेटेड या हाथों से रिलेटेड होता है, और कुटीर उद्योग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके परिवार के सदस्य करते हैं कुटीर उद्योग। लघु उद्योग जो कि भैया दूसरे के द्वारा मजदूरों के द्वारा कराया जाता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का परिभाषा दे दिया है, आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था लघु उत्तरीय का, मैंने भूगोल का बता दिया है। अब आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल ही आपका 4 क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आप देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपके 23 नंबर क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में देखिए 24 नंबर में, ये देखिए 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत में खनिजों की वितरण को समझाइए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया हुआ है कि भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट में बात करूं तो आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। और हालांकि इन चारों में से आपको करना क्या है, ठीक है, देखिए चारों में से आपको, इन चारों में से मैं बात करूं तो इनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों को करना है। ठीक है, इनमें से 2 ही प्रश्नों को करना है, जिसके लिए आपको भैया एग्जामिनर यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितने नंबर देगा आपको, 12 नंबर, यानी एक प्रश्न पर 6 नंबर देगा। तो इनमें से मान लीजिए कि आप ऊपर वाला करना चाहते हैं, वो नहीं आपको आता ये वाला, तो आप ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक तो करना ही करना है। फिर उसके बाद में ये वाला करना चाहते हैं, नहीं आता तो ये वाला कर लीजिएगा। ये नहीं आता तो आपका ऊपर वाला तो सही है। ठीक है, आपको मिलना 12 नंबर तय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, ठीक है, भूगोल का, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में इसका भी आंसर दे रखा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा और पीछे शिवम स्टडी नॉलेज आप लगा लेंगे तो वीडियो मिल जाएगा शायद। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट आ चुका है क्वेश्चन 25 नंबर। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक
ठीक है। टोटल आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दे देते हैं। देखिए सबसे पहला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा स्टूडेंट, सिक्किम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा गौर करेंगे, ठीक है। तो ये आधा आधा नंबर दिया है, ठीक है। तो आधा आधा नंबर कैसे दिया है स्टूडेंट, मैं बात करूँ तो आधा नंबर दिया जाएगा आपको कॉपी में लिखने के लिए। जैसे आपका क्वेश्चन था ना कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का कौन सा घनत्व वाला राज्य है, तो सिक्किम हो जाएगा। तो मैंने राइट आंसर आपको बता दिया। तो ये राइट आंसर कॉपी में लिखना होगा और आपको मानचित्र दिया जाएगा भारत का, ठीक है। भारत का आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसको आप लोगों को दर्शाना रहेगा, ठीक है। उसको मानचित्र जब आप लोग दर्शा देंगे, ठीक है, तब आपको उसमें आपको आधा नंबर दिया जाएगा। तो आपको आधा नंबर दर्शाने के लिए और आधा नंबर कॉपी में जब आप लिख देंगे, ठीक है, दर्शा देंगे, कॉपी में लिख देंगे, तब जाकर आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी 2.5 नंबर को आपका ये होगा लिखित वाला और 2.5 नंबर आपको दर्शाने वाला होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कि इस प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य हो जाएगा, तो वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान। और पांचवा है इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र आपका नरोरा हो जाएगा, ठीक है। नरोरा उत्तर प्रदेश का नरोरा, और उस तरह से देखा जाए तो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आपका भारत से रिलेटेड था, जो कि उत्तर प्रदेश से बेसिकली इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से आधा नंबर आपको दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए, और आधा नंबर जब आप विश्व के मानचित्र में उस प्रश्न का उत्तर दर्शा देंगे, ठीक है, तब दिया जाएगा। तो टोटल एक प्रश्न पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन कि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो इंडोनेशिया, जैसा कि हालांकि मैंने पहले ही बताया था। पहले पर चीन, दूसरे पर आपका भारत, तीसरे पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया। तीसरा है जापान की राजधानी नगर टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, काफ़ी डेवलप राजधानी है। चौथा है आपका दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, कौन सी नदी हो जाएगी स्टूडेंट, अमेजन नदी, ठीक है। कौन सी, अमेजन नदी हो जाएगी स्टूडेंट, काफ़ी बड़ी नदी है वो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगी, तो वो अंटार्कटिका हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका वो हो जाएगा, ठीक है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप कितने होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और सारे महाद्वीपों का नाम बता दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, भूगोल के आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखा जाए तो पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, बस यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं किया है। वो क्या नहीं किया है, मैंने आपको मानचित्र में नहीं दर्शाया है, ठीक है। यानी ये मानचित्र में हर एक प्रश्नों को दर्शाया नहीं, तो उसका वीडियो मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जो मानचित्र होता है, ठीक है, भारत का और विश्व का कैसे आपको दर्शाना है। भूगोल का प्रश्न आ गया तो उसको कैसे दर्शाओगे आप लोग, ठीक है। तो वो वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल स्टूडेंट जो पूरा पेपर था भूगोल का मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। 10 मार्च को आप लोगों का पेपर होने वाला है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा नंबर लेकर आइए। 70 में 70 लेकर आओ, तभी बात बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। और ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत कीजिए, 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए। और मैं कॉपी वाला जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पूरा पेपर सॉल्व करके कॉपी में आपको दिक्कत बताऊँगा कि कॉपी में कैसे लिखना रहेगा। तो उस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।